हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम होना है 1 दिसंबर 2024 में और इसकी डेट भी आ चुकी है और आप लोगों ने फार्म भी ऑनलाइन करना शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे लोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोग आगे करते भी रहेंगे धीरे धीरे से। तो ये जो अपनी सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन की चल रही है, इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के वो 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। एक से ज़्यादा बार बने हुए वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर लगातार बने रहिएगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी करना और अपने साथियों के पास में शेयर करिएगा जिनको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, यानी कि सेकंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान उन्होंने ले रखी है। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग अपनी क्लास में 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं और इस प्रकार से अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपनी 4 नंबर की क्लास है। इसके पहले 3 क्लासें हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले की 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो तीनों क्लास तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जितने भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं अपने पिछले 3 क्लासों में। आज अपनी चौथी क्लास है और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में बने हुए सभी के सभी क्वेश्चन हैं और पिछले 8 से 10 सालों के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। पहला ऑप्शन है शनि, शुक्र और मंगल, जबकि दूसरा ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, यूरेनस, जबकि तीसरा ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, मंगल, जबकि चौथा ऑप्शन है शनि, शुक्र और नेपच्यून। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। हम कह सकते हैं कि इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही है। उम्मीद है आप लोगों का भी ये क्वेश्चन सही निकला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह ऑप्शन कौन सा है जो कि तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। पहला ऑप्शन लिखा है बुद्ध सागा, दूसरा लिखा है केसर सागा, तीसरा ऑप्शन है सिद्ध सागा, जबकि चौथा ऑप्शन है निर्वाण सागा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ की तो आपका हो जाएगा केसर सागा। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसर सागा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। क्या भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे या फिर मंगल पांडे थे। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की तो आपको पता होगा कि यहीं से यानी कि 1857 की क्रांति से ही भारत में आज़ादी की क्रांति का उद्घाटन हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु में से कोई भी नहीं था। यहाँ पर थे आपके मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और आप लोगों ने भी इसी को किया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 4 उद्योग दिए गए हैं। आपको बताना है इन चारों उद्योग में से वह उद्योग कौन सा जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है सुधा डेयरी, तीसरा ऑप्शन है मारुति उद्योग लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो आपको बताना है इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। अगर हम बात करें दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन की तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नहीं हैं। ये किसी न किसी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, यानी कि इनका मालिक जो है वो सरकार नहीं है, इनके मालिक अन्य लोग हैं और अन्य किसी के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, वो सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो है सभी का अधिकार है, इसीलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक बना है, तो आपको इसका आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिएगा। अगर हम बात करें कलपक्कम की तो आपको पता है कि ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है कलपक्कम। तारापुर की बात की जाए तो यह है महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जबकि पोखरण जो है आपका ये परमाणु संयंत्र नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पोखरण।
उम्मीद है आपका क्वेश्चन हो गया होगा और आप लोगों ने सही तरीके से कर लिया होगा। और इन तीनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। मिलान करने के लिए आएगा कि कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग इस प्रकार से इसका मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार। लिखा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह ऑप्शन कौन सा है जो पृथ्वी के तापमान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है सूर्य तपन, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है सौर विकिरण, तीसरा ऑप्शन है पार्थिव विकिरण, चौथा ऑप्शन है समुद्र से दूरी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पृथ्वी के तापमान को इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा कारण प्रभावित करने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य तपन। आपको पता ही होगा कि जब सूर्य ज़्यादा तपता है उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब कम तपता है सूर्य तब क्या होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की जो तपन होती है उससे पृथ्वी का तापमान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगें आरंभ होती है उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भूपर्पटी का वह कौन सा स्थान है जहाँ से भूकंपी तरंगों की शुरुआत होती है या फिर जहाँ से निकलना आरंभ होते हैं उसे क्या कहा जाता है। केंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं या फिर क्रेटर कहते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ से किरणें निकलना आरंभ होती हैं उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल, जबकि चौथा ऑप्शन है ताप मंडल। तो इन चारों में से जो सबसे आदर्श परत है हवाई जहाज उड़ाने के लिए वह आपकी है समताप मंडल। और ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आपके एग्जाम में बना है और आपको इसको याद रखना है। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अगर हम बात करें मौसम संबंधी घटनाओं की तो वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में जहाज़ क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंधी पानी बरसात यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मौसम संबंधी घटनाओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है पिछले एग्जाम में। कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में। और आपकी ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। और हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार। लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि लोकतंत्र के संबंध में गलत हो रहा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। यह ऑप्शन सही है क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में है लोकतंत्र, तो हम लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यह आपका गलत है। लोकतंत्र में कोई भी शासक नहीं होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में चुनाव होता है और हम अपना नेता चुनते हैं कि अगले 5 साल तक कौन अपने देश के ऊपर राज्य करेगा, यानी कि कौन सा शासक बनेगा अगले 5 साल के लिए। चौथा ऑप्शन लिखा है, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। यह भी आपका सही है। आपको पता है कि सरकार ने किसान संबंधी बिल पास किया था, यानी कि एक निर्णय लिया था जिसका विरोध किसानों ने लगभग 1 से 1.5 साल तक किया और इस बिल को वापस करवाया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 और आपका 4 सही है। और ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, ये राजतंत्र से संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था लोकतंत्र के संबंध में, जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है आपका ये, यूराल पर्वत अलग करते हैं। आपको बताना है कि यूराल पर्वत जो हैं वो किसको अलग करते हैं, अफ्रीका और एशिया को, या फिर एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, या फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यूराल पर्वत की तो ये अलग करते हैं एशिया को यूरोप से।
किसको अलग करते हैं? एशिया को यूरोप से जो अलग करते हैं वो हैं यूराल पर्वत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? आपको बताना है। यहाँ पे 4 माध्यम दिए गए संचार के, इनमें से कौन सा गलत है आपको उसकी पहचान करनी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तीसरा ऑप्शन है जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा ऑप्शन है संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ये आपका गलत है। सरकार का नियमित हस्तक्षेप नहीं होता है। जो सरकार ने नियम और कानून बनाए हैं अगर उनके हिसाब से संचार माध्यम चल रहा है तो सरकार का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा, गलत है ऑप्शन नंबर 4 आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिखा है सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या सीखते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो आंसर आपको करना है सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या सीखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन ये सीरीज चल रही है सामाजिक विज्ञान के साथ में हिमांशी मैम की आपको CDP की भी क्लासें मिल रही हैं और आपको EVS की भी क्लास जो है वो भी आज से शुरू कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चे इससे भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, जिससे वो आज की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा। 13 लिखा है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है। पहला ऑप्शन लिखा है सैयद अहमद खान। दूसरा ऑप्शन लिखा है जियाउद्दीन बरानी। तीसरा ऑप्शन है रुकैया सखावत हुसैन। तो चौथा ऑप्शन है मुमताज़ अली। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर तो है मुमताज़ अली। आपको याद भी रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 बार आपके एग्जाम में बन चुका है और फिर से बनने की संभावना पूरी इसकी दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 14 इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना है। यहाँ पे लिखा है सही है, यहाँ पे आपको निकालना है सही नहीं है। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है, कौन सा सही नहीं है बताइए। अब आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन हुआ है जो चोल मंदिरों के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तीसरा ऑप्शन है चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चौथा ऑप्शन है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। तो आपको बताना है इन चारों में से चोल मंदिर की कौन सी विशेषता या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, ये आपका गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आंसर आपका पूछा गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा है सूफी मत के अनुसार खानकाहों अभिप्राय है। सूफी मत के अनुसार आपको बताना है कि खानकाहों से क्या अभिप्राय है। नाम का गुणगान करना, या फिर नीति कथाओं पर चर्चा करना, या फिर वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है एक विशेष प्रकार का गाना। तो खानकाहों का जो अभिप्राय है वह इनमें से कौन सा है। वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसको कहते थे खानकाहों। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है जो आपका त्रिपक्षीय
संघर्ष था कन्नौज के बीच में, आपको बताना है किन 3 राजवंशों के बीच में चला था। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। आपको पता होगा कि यहाँ पर चोल नहीं थे, तो जहाँ जहाँ चोल दिख रहा है उसको आपको काट देना है, उसके बाद में आंसर करना है। तो हमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में चोल दिख रहा है और 4 में नहीं दिख रहा है। तो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इनके बीच में कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही होगा। क्वेश्चन लिखा है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। आप लोगों को आंसर करना है कि जो जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, उनके लिए कौन सा आरंभिक विहार बना होता था। क्या वो लकड़ी के थे, ईंटों के थे, मिट्टी के थे, फिर पत्थर के थे। एक बार क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का मिलान करने के लिए। तो सबसे पहले ये लोग लकड़ी के घरों में रहते थे, उसके बाद में पत्थर के द्वारा निर्मित घरों में रहे, फिर लास्ट में ईंटों के द्वारा निर्मित घरों में रहे। अगर इसका मिलान करने के लिए आता तो सबसे पहले आपको लकड़ी चुनना था, उसके बाद में पत्थर, उसके बाद में ईंट, यानी लकड़ी, पत्थर और ईंट, इस प्रकार से मिलान करना था। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी। उर्दू, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी। अगर हम बात करें हर्षचरित्र की तो आपको पता होगा यह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और लिखी किसने थी? इसको लिखी थी बाणभट्ट ने। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग इसका। क्वेश्चन लिखा है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विनय पिटक हो, सूत पिटक हो, और आपका एक है अभिधम्म पिटक। ये आपके 3 पिटक हैं। तो आपको बताना है विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, फिर जरत शत के विचार या फिर बौद्ध संघ के नियम। अगर हम बात करें विनय पिटक की तो ये संबंधित हैं बौद्ध संघ के नियम से। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विनय पिटक किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो आप लोगों को आंसर करना है वह स्थान क्या कहलाता था जहां पर मंदिरों में लोग इकट्ठा होते थे, उसको कहते थे मंडप। क्या कहते थे? मंडप कहा जाता था। तो आज आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 1000 क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज चले। इसके बाद में हम लोग मैराथन क्लासें करेंगे सामाजिक विज्ञान की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को निकाल करके लाएंगे जहाँ से आपके हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।